हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। और बच्चों, ये चीज़ तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हमारे पास इस किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स बहुत जल्दी से अगर हमें समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमें उसके रियल रूट्स बहुत जल्दी से नहीं मिल पाएंगे। तो तब क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमारी काफ़ी मदद करता है। तो हमें अगर बहुत जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है किसी क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसके रैशनल रूट्स कैसे निकालें, अगर हमें उसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ग्राफ की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके रूट्स कहाँ पर आ सकते हैं, किन दो नंबर्स के बीच में आ सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कितने रियल रूट्स पॉसिबल हैं, ये सब की जानकारी हमें ग्राफ से मिल सकती है। तो आज जब हम क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं उसके पहले हम कुछ बातें समझ लें। जब भी किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो ऑड होती है, यानी आपका जो पॉलिनोमियल है वो x से बिगिन हो रहा है, x³ से, x5 से, x7 से, उसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस व्हाटएवर, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ x अगर मेरे पास ऑड है तो उसकी रेंज r होगी, यानी आपका ग्राफ -∞ से +∞ तक स्पैन करेगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की हाईएस्ट पावर अगर ऑड है तो उसकी रेंज हमेशा r आती है, ये बात है। सेकेंडली, स्पेशली अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, वहां पर अगर मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट जो है, सपोजिंग यहां पर x³ जो है, इसका कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। ऐसे हमेशा फंक्शन जो है इंक्रीज होगा, ये मैं कह रहा हूं। बीच में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन उसका जो रेंज है वो इस तरह से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से स्टार्ट होकर के वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये मैं कह रहा हूं आपको। और अगर लीडिंग टर्म जो मेरे पास है उसका कोएफिशिएंट जो है, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है, -2x³ -4x³, इस तरह से हो, तो फिर जो मेरा ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा, मतलब इट विल बी फॉलिंग ग्राफ, सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ राइज करेगा, और अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो आपका ग्राफ फॉल करेगा। बीच में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, वो ठीक बात है। तो पहली बात तो ये कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, उसका साइन क्या है, उससे हमें पता चलेगा कि आपके क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो राइज करेगा या फॉल करेगा। सेकेंडली, जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों, ये तो आपको पता ही है, कांस्टेंट टर्म हमेशा हमको ये बताती है कि y इंटरसेप्ट कितना होगा ग्राफ का, यानी आपका ग्राफ जो है y एक्सिस को कौन से पॉइंट से कट करेगा। तो यहां पर मेरा कांस्टेंट टर्म 2 है, तो मुझे पता है जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो 0 2 से पास होगा, क्योंकि x³ 0 है तो f0 करेंगे तो ये सारी टर्म्स गायब हो जाएंगी और मेरे पास खाली 2 बचेगा। तो कांस्टेंट टर्म किसी भी इक्वेशन का हमें हमेशा ये बताता है हमारा y इंटरसेप्ट कितना बनेगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम थोड़ा और सीखते हैं कि हम क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव, पहली बात हमने वो सोच ली कि मेरा ग्राफ राइज करेगा या फॉल करेगा। सेकेंडली, मैंने कांस्टेंट टर्म देख के ये पता लगा लिया कि मेरा y इंटरसेप्ट कितना होगा। थर्ड चीज है, हम जानना चाहेंगे हमारा ग्राफ बीच में इंक्रीज डिक्रीज कहां पे हो रहा है। उसके लिए मैं f' निकाल लूंगा और f' देख लूंगा कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। जिस रीजन में f' पॉजिटिव होगा मतलब वहां मेरा फंक्शन इंक्रीज होगा, जहां पे f' लेस देन 0 होगा वहां पर मेरा ग्राफ डिक्रीज होगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और जहां पे f' 0 होगा वहां पर मुझे x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी, वहां पर मेरा फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम रह सकता है। सपोजिंग मैंने f' को 0 किया और मुझे एक वैल्यू a मिली और ये मिली b वैल्यू, f' 0 किया और x की ये दो वैल्यूज मिली मुझे। उसके बाद हम f' निकालेंगे, ये कितना आएगा इसका एक्सप्रेशन, और f' निकाल लेंगे और f' निकाल लेंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे fa की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, और अगर ये लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे fb ये क्या है, मैक्सिमम है। ये सारी बातें आपको पता है। तो f" अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर मेरा फंक्शन मिनिमम होगा,
और अगर एफ डबल डैश बी नेगेटिव आ रहा है तो वहां पे मेरा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम के लिए आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, वॉट एवर इट कैन कम एनीवेयर। तो ये मिनिमम हो गया, और फिर यहाँ पर मैक्सिमम मतलब ग्राफ आपका ऐसे जा सकता है। तो योर ग्राफ कैन गो लाइक दिस, इस तरह से बात हो गई। तो यहाँ पे मिनिमम हो गया, फिर ऐसे जाके मैक्सिमम, इस तरह से बात हो रही है। तो ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। तो इस तरह से एफ डबल डैश ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, एफ डबल डैश बी की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। उसको देख के हमें पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन है मिनिमम है कि मैक्सिमम है। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अगर एफ डबल डैश ए जीरो हो गया या एफ डबल डैश बी जीरो हो गया तो क्या होगा, उसको भी हम देखेंगे। अभी तो मैंने ये बताया पॉजिटिव होगा तो मिनिमम हो जाएगा, नेगेटिव होने पर फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन कहीं अगर सेकंड डेरिवेटिव ए या बी के लिए जीरो हो गया तो क्या होगा, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, ये बातें हमारे पास आउटलाइन हो गई। इन गाइडलाइंस को ध्यान में रख के अब हम अपना ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। मुझे मालूम चल गया कि मेरा ग्राफ राइज करेगा बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है मेरे पास। मेरा ग्राफ 0 2 पे कट करेगा वाई एक्सिस को, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। अब एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। देखिए एफ डैश एक्स मेरे पास कितना होगा, देखो 3x² प्लस 6x प्लस 3, और अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 1, यानी ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरा एफ डैश एक्स इतना आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, एफ डैश एक्स आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, या जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव रहेगा। अगर एक्स की वैल्यू -1 हो गई तो एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, मतलब वहां पर मुझे ये वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगी। एफ डैश एक्स जीरो लिया, एक्स इक्वल टू -1 पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, वहां पर मुझे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, आपको मैंने बता दिया। बाकी फॉर एवरी अदर वैल्यू ऑफ एक्स अदर देन एक्स इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू -1 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ है वो एवर इंक्रीजिंग ग्राफ है, आपका ग्राफ हमेशा इंक्रीज होगा, नीचे कभी नहीं आएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स कहीं भी नेगेटिव नहीं है। या तो ये पॉजिटिव रहेगा या ये जीरो रहेगा। जीरो रहेगा सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए, वो वैल्यू है एक्स इक्वल टू -1 की। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं समझ गया, मैं लिख लेता हूं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r-1। मतलब मेरा जो फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r-1। एक्स इक्वल टू 1 पे ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। एफ डबल डैश देखो, अब मैंने एफ डैश एक्स को 0 किया तो मुझे मालूम है कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -1। अब मुझे चेक करना है x इक्वल टू -1 पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा, आपको पता है। तो एफ डबल डैश एक्स ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2x प्लस 2, और एफ डबल डैश एट -1, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे, वो x इक्वल टू -1 पे, तो मैं एफ डबल डैश -1 निकालूंगा तो 3 इंटू ये हो गया -2 प्लस 2, तो मेरा एफ डबल डैश 0 आ गया। देखो मैंने आपको बताया कि एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव होगा तो वहां फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर एफ डबल डैश नेगेटिव हुआ तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर एफ डबल डैश 0 हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे इस केस में हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि जब एफ डबल डैश 0 होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। एक बात तो यह कि हमारा फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, वहां पे स्टेशनरी हो गया है। दूसरा डीपर मीनिंग इसका यह है कि यहां पर जो मेरा ग्राफ का जो शेप आएगा वो शेप चेंज होगा एट एक्स इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास इस तरह का ग्राफ है तो x इक्वल टू -1 पे मेरा ग्राफ अपना शेप चेंज करेगा, कॉनकेव से कॉन्वेक्स होगा या कॉन्वेक्स से कॉनकेव होगा। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ जो है लगभग ऐसे आएगा। अब देखो x इक्वल टू -1 पे मेरा जो ग्राफ है यहां पर लेफ्ट साइड पे शेप कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और राइट साइड पे शेप कैसे आ रहा है, राइट साइड पे शेप ऐसा आ रहा है। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये शेप आपके लिए कॉन्वेक्स हो जाएगा और ये शेप आपके लिए कॉनकेव हो जाएगा।
तो ऊपर से जब आपने देखा ये आपके लिए कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है और आपका ग्राफ इतना है, आपका ग्राफ खाली इतना है, तो इस पॉइंट पे आपका जो ग्राफ का शेप है वो कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो रहा है, ये बात होती है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्चुअली ज्योमेट्रिकली वो पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ अपना शेप चेंज करता है, कॉन्केव से कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स से कॉन्केव होता है। यहां पे कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो रहा है एट x इक्वल टू -1। थोड़ा और समझ लीजिए इस बात को। सपोजिंग मेरे पास fx इक्वल टू cos x है, fx इक्वल टू cos x है, तो आपको पता है f डबल डैश x कितना आएगा, पहले f डैश x माइनस साइन x हो जाएगा, फिर उसका डायरेक्टिव क्या हो जाएगा माइनस cos x। और अगर इसको मैंने जीरो कर दिया f डबल डैश को, तो मुझे पता है cos x जीरो कहां पे होता है, π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, इन सारे पॉइंट्स पे। cos x का ग्राफ कैसे आ रहा है, cos x का ग्राफ कैसा आ रहा है, ये मेरे पास π/2 है, ये मेरे पास π है, ये -π/2 है और ये 0 है। आपको पता है cos का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है, लाइक दिस इट गोज, ये बात है। अब देखो π/2 पे cos x को 0 करेंगे तो x π/2 एक वैल्यू मिलेगी। π/2 पे देखो क्या हुआ, मेरा ग्राफ पहले यहां पे कैसा है कॉन्वेक्स है और यहां पर कैसा हो गया कॉन्केव हो गया। तो इस पॉइंट पे ग्राफ ने अपना शेप चेंज किया, कौन से पॉइंट पे, π/2 पे, कॉन्वेक्स से कॉन्केव बन गया। ऊपर से देखने पर ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है कॉन्केव है। तो इस पॉइंट पे मेरा जो ग्राफ है अपना शेप चेंज कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर कॉस ग्राफ। इसी तरह से अगर आप sin x देखेंगे, अगर आप sin x लेते हैं fx को मैंने sin x लिया तो f डैश x cos x हो जाएगा, फिर f डबल डैश माइनस sin x हो जाएगा, उसको मैंने जीरो किया तो sin x जीरो होगा तो x पाई हो जाएगा, 2π हो जाएगा, 0 -π -2π, ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। sin x का ग्राफ कैसे आता है देखिए, ये पॉइंट हो गया π/2, ये पॉइंट हो गया पाई, ये 3π/2, ये 0, ये -π/2 एंड सो ऑन। तो ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है, लाइक दिस इट गोज। अब देखिए sin x 0 मतलब x इक्वल टू पाई, वन ऑफ द वैल्यूज। तो आप पाई पे देखिए क्या हो रहा है, पहले मेरा ग्राफ ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स में लिया और यहां पर क्या हो गया देखो कॉन्केव हो गया। तो पाई पे ग्राफ ने अपना शेप चेंज किया, ये बात हो गई। तो आपको समझना है कि f डबल डैश x जब 0 होता है तो वहां से जो x की वैल्यू मिलती है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपका जो ग्राफ है अपना शेप चेंज करता है फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉन्केव या कॉन्केव टू कॉन्वेक्स, ये बात हो रही है। अब आपको देखो ये मालूम है कि अगर f मेरे पास मिनिमम या मैक्सिमम हो तो दैट इंप्लाइज f डैश इज 0, ये आपको पता है। जब भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस पॉइंट पे, वहां पे आपका f डैश x 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे f डैश मिनिमम या मैक्सिमम होगा, जहां पर आपका f डैश मिनिमम या मैक्सिमम होगा, मिनिमम और मैक्सिमम, वहां पे f डबल डैश विल बी 0। तो जहां पर f डबल डैश 0 हो रहा है उसका ज्योमेट्री मीनिंग तो ये है कि ग्राफ अपना शेप चेंज कर रहा है। दूसरा मीनिंग ये है कि f डैश यानी कि स्लोप, f डैश मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ होता है, आपका जो स्लोप है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। इस बात को हम कैसे समझेंगे, इस बात को हम कैसे समझेंगे, देखो पहले तो आप ये समझिए कि मेरे पास ये ग्राफ है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखिए मेरे पास ये एक स्केल है इस तरह से, तो देखिए मैंने ये स्केल ली इस तरह से यहां पे और मैं इसको ऐसे करता जा रहा हूं, मैं इसको ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूं, तो मेरा जो ये एंगल है, ये एंगल ये धीरे धीरे ये पहले 180 है, फिर कम होते 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 मैं ये एंगल देखूंगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मेरी लाइन है, लाइन और एक्स के बीच में एंगल पहले 180 है, 0 भी बोल सकते हैं लेकिन मैं 180 लेना चाहूंगा। 180 से कम होते 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 ये कितना हो गया देखो 90 हो गया, और 90 के बाद कम होते होते फिर कितना हो गया 0 हो गया, ये बात है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं लाइन को ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूं तो मेरा एंगल 180 से 90 हो रहा है, tan 180 0 होता है, tan 90 माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी बोल सकते हैं, लेकिन जब 180 से 90 की तरफ जाएंगे तो हम 0 टू माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो यहां पर मेरा स्लोप 0 है और धीरे धीरे माइनस में जाकर माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, और फिर इन्फिनिटी से धीरे धीरे कम होते होते 0 हो जाएगी, ये बात है।
तो जब मैं लाइन को ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूं तो मेरा स्लोप का वैल्यू कम होता जा रहा है, 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू कम होती जा रही है, और फिर इन्फिनिटी से 0 वो भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसलिए मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ इस तरह से है, तो मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट पे मेरा ग्राफ कॉन्वेक्स है ऊपर से देखने पर, और यहां पर मेरा ग्राफ क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। अब देखो यहां पर अगर मैं लाइन बनाता हूं तो ये लाइन टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी, स्लोप 0 होगा, यहां पर भी स्लोप कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मेरी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रही है इन दोनों पॉइंट्स पे, मैक्सिमम और मिनिमम पे। अब देखो जैसे जैसे पॉइंट्स पे, ये पॉइंट 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 पे, अलग अलग पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो क्या होता है, देखिए ये स्लोप 0 है, फिर धीरे धीरे खिसक के मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूं टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मेरा जो एंगल है, एंगल विद एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, अभी 180 है, 180 से धीरे धीरे बढ़ के कहां जा रहा है, -90 की तरफ जा रहा है। मतलब मेरा स्लोप 0 से नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहां पर पहुंच के इतना हो गया इस पॉइंट पे। अब फिर मैं और आगे जाऊंगा तो मेरा स्लोप ऐसे होता जा रहा है, मतलब यहां पर मेरा जो स्लोप था वो मैक्सिमम नेगेटिव था, यानी वैल्यू मिनिमम थी, और अब फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, ये 0 की तरफ गया, मतलब मेरा स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। इस पॉइंट पे मेरा स्लोप क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है कि जब f डबल डैश एक्स 0 है, यानी कि f डैश एक्स मिनिमम या मैक्सिमम है, यानी आपका ग्राफ का स्लोप मिनिमम है या मैक्सिमम है, ये थोड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो f डबल डैश एक्स 0 से क्या होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हमको समझ में आ रहा है। यहां पे हमारा फंक्शन अपना शेप चेंज करेगा, ग्राफ अपना शेप चेंज करेगा। मुझे मालूम है कि मेरा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा फॉर ऑल द वैल्यूज अदर देन -1, और मुझे ये भी मालूम चल गया कि मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो 2 है। तो अगर मैं ग्राफ का रफ स्केच करूं, रफ स्केच करने जाऊं तो इस तरह से आएगा, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये पॉइंट 0,2 है, मेरा ग्राफ यहां से पास होगा। -1 पे मुझे पता है कि मेरा जो ग्राफ है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। -1 जब x की वैल्यू होगी तो वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की, -1 + 3 2, 2 -3 -1 -1 + 2 1, यानी -1 पे वैल्यू आएगी 1, ये वैल्यू हो गई। इस पॉइंट पे मेरा ग्राफ अपना शेप चेंज करेगा, थोड़ी सी देर के लिए यहां पे मेरा ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, f डैश एक्स 0 है यहां पर, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। देखो ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स का ऊपर से देखते समय, और फिर यहां से ये ऐसे गया, देखो तो ये शेप मेरा क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, और ये शेप मेरा कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। मतलब यहां पर ग्राफ ने -1 पॉइंट पे थोड़ा सा अपना क्या किया, शेप चेंज किया। इस तरह से आपका ग्राफ आएगा इस इक्वेशन का। तो आपको ये भी मालूम चल गया कि इस इक्वेशन के पास, अच्छा ऑलवेज इंक्रीजिंग है बिकॉज f डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इसको हमेशा क्या बनाया, इंक्रीजिंग बनाया, क्योंकि f डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x अदर देन 1। तो f इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, सॉरी r -1 आएगा, -1 आएगा बिकॉज x अगर -1 होगा तो r -1 है, सॉरी r -1, ये बात है। तो -1 छोड़ दें तो बाकी सभी वैल्यूज पर मेरा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, वो आपको दिख रहा है, इसलिए मैंने ऐसा ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ से आपको ये मालूम चल गया इस इक्वेशन के पास खाली एक ही रियल रूट है, और वो रियल रूट -1 से कम है, ये आपको बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको इसका रियल रूट निकालना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, जो इक्वेशन मैंने ले रखी है वो थोड़ी सी स्पेशल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल के पास सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर हों तो एक रैशनल रूट थ्योरी होती है, उसके बेस पर आप एक रैशनल रूट निकाल सकते हैं एज अ गाइडलाइन, नॉट कंपल्सरी बट यू कैन गेट वन रैशनल रूट विद दैट रैशनल रूट थ्योरी। रैशनल रूट थ्योरी हमारी मदद करती है समझने में कि क्या रैशनल रूट किसी इक्वेशन के पास हो सकता है, होगा ऐसा कंपल्सरी नहीं कह रही है वो। रैशनल रूट थ्योरी कह रही है कि आपकी इक्वेशन के पास ये रैशनल रूट्स हो सकते हैं, फिर आप चेक कर लीजिए कि ये रैशनल रूट्स हैं कि नहीं। तो वो रैशनल रूट थ्योरी क्या है मैं आपको बताता हूं, देखिए उसको भी देख लेते हैं, आपको मदद मिलेगी। देखो सपोजिंग मेरे पास एक फंक्शन है f(x) = an(xn) प्लस an-1 xn-1 प्लस करते करते प्लस a1 x1 और a0 कांस्टेंट है और an मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट है।
तो ये जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं a0 से an तक, ये सारे इंटीजर नंबर्स होने चाहिए। ai should belong to z for all I starting from 0, 1, 2, 3 up to n, और a0 और an ये जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी के बीच के कोएफिशिएंट जीरो हो सकते हैं, ऑल आर इंटीजर्स, दे कैन बी जीरो, बट फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा रैशनल रूट थ्योरी कह रही है। तो रैशनल रूट थ्योरी का कहना है कि अगर आपके पास सारे इंटीजर कोएफिशिएंट्स हैं किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के पास, तो आपकी जो रूट्स हैं वो हो सकते हैं प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ a0 अपॉन फैक्टर्स ऑफ an। ये आपकी रैशनल रूट थ्योरी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है और ये मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट है 1। 2 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 and 2। तो मेरे जो रूट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? 1 और 2, क्योंकि 2 के फैक्टर्स 1 and 2। लीडिंग कोएफिशिएंट 1, उसके फैक्टर्स खाली कितने? 1। यानी मेरे रूट्स हो सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ये बात हुई। तो मेरे पास ये 4 रैशनल रूट्स हो सकते हैं, ये बात हो रही है। अब आप एक एक करके रख लीजिए। अगर मेरा x इक्वल टू 1 रूट है तो f1 कितना आएगा? 0 आएगा, आपको पता है। तो आप f1 निकाल लीजिए, f माइनस 1 निकाल लीजिए, f2 निकाल लीजिए, f माइनस 2 निकाल लीजिए। जिसमें 0 आ जाए वो आपका रूट हो जाएगा। तो हम -2 पे चेक कर लेते हैं, बिकॉज मुझे आइडिया आ गया है कि मेरा रूट जो है वो -1 से कम है। तो मैं सिर्फ -2 को चेक करता हूं। देख लीजिए, ये हो जाएगा -8, x का क्यूब -8 हो जाएगा, 3 इंटू -2 का स्क्वायर 12 हो जाएगा, 3 इंटू -2 -6 और +2। तो ये देखो ये 0 आ गया। तो x इक्वल टू -2 मेरा रूट है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो कहां से पास होगा? -2 से। तो x इक्वल टू -2 रूट हुआ, मतलब x + 2 इसका क्या बनेगा? एक फैक्टर बनेगा। ये बात हुई। तो अब अगर मुझे मालूम चल गया फैक्टर क्या है, तो बहुत इजीली मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। मुझे x + 2 फैक्टर चाहिए, तो मैं कर दूंगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। इसको प्लस x स्क्वायर कर दिया, इसको 2x कर दिया, प्लस x प्लस 2, इसको ब्रेक कर दिया ताकि मेरा x + 2 क्या बन जाए? फैक्टर बन जाए। अब यहां पे x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x + 2 प्लस x कॉमन, x + 2 प्लस 1 इंटू x + 2। तो मेरा फैक्टराइजेशन क्या हो गया? x + 2 आ गया, x स्क्वायर प्लस x + 1, x स्क्वायर प्लस x + 1, ये मेरा फैक्टर हो गया। अब इसको मैं 0 पुट करूंगा, एक x वैल्यू -2 मिल जाएगी, और x स्क्वायर प्लस x + 1 0 करेंगे तो आपको पता है इस इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट नहीं है, इसलिए एक ही रियल रूट था इस इक्वेशन के पास और हमारा ग्राफ बिल्कुल करेक्ट आया है। इस तरह से बच्चों मैंने आपको रैशनल रूट थ्योरी के बेस पे बताया कि आपको फैक्टर कैसे निकालने होते हैं। मैं आपको रैशनल रूट थ्योरी का एक और सम बता देता हूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, सपोजिंग मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सपोजिंग एक मेरे पास fx इस तरह से है, ये fx है मेरे पास। मैं जानना चाह रहा हूं कि इसके पास कोई रैशनल रूट है कि नहीं है। तो आपको मालूम है 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? मेरे पॉसिबल रूट्स क्या होंगे? 2 के फैक्टर्स 1 and 2, 3 के फैक्टर्स 1 and 3। इसका मतलब मेरे पास फैक्टर्स प्लस माइनस 1 आएंगे, 1/1, 2/1 तो प्लस माइनस 2, 1/3 प्लस माइनस 1/3, 2/3 प्लस माइनस 2/3। ये 8 फैक्टर्स मेरे पास पॉसिबल हैं। अब आप एक एक करके इनको रखिए इस इक्वेशन में और देखिए f1, f-1, फिर f2, f-2 किस में 0 आ रहा है। तो शायद आप देखेंगे f2/3 इसमें 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2/3 आपको एक रूट मिल जाएगा, ऐसी बात हो रही है। तो रैशनल रूट थ्योरी के बेस पे कैसे हम एक रूट निकाल सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये जो मैंने 8 रूट्स बताए इनमें से कोई ना कोई सेट हो ही जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। रैशनल रूट थ्योरी सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रही है कि ये पॉसिबल हैं रैशनल रूट्स। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इनकी पॉसिबिलिटी है, तो आपको थोड़ी मदद मिल जाती है गेस करने में कि एक रूट अगर हमको जल्दी से मिल जाए तो बाकी फैक्टराइजेशन करके हम बाकी के 2 रूट्स इजीली निकाल सकते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में। तो इस वीडियो में मैंने आपको रैशनल रूट थ्योरी क्या है वो बताया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये समझाया आपको मैंने, और मैंने क्यूबिक इक्वेशन का एक ग्राफ आपको बना के दिखाया।
Thank you for watching the video, and please comment, like and share the video. Please subscribe to the channel and inform your friends also about these videos. Thank you and God bless you.